तो नॉन करंट का मतलब जो भी ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने से ज्यादा का हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने से ज्यादा का हो। अब आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल वाला चक्कर बस नया है जो आपने यहां पे पढ़ा, क्योंकि रियल लाइफ में, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन रियल लाइफ 12 मंथ्स बिकम्स सेकेंडरी, ऑपरेटिंग साइकिल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक कार पहले दिन जब कन्वेयर बेल्ट पे फैक्ट्री में चढ़ाई जाती है, द चेसिस जिसको बोलते हैं, बेस बॉडी, बिकने तक क्या 10 साल लगते हैं? मारुति का डेली का 1500 गाड़ी का प्रोडक्शन था बच्चों। अब थोड़ा चिप की प्रॉब्लम से कम हो गया है। एक फैक्ट्री में 1500 गाड़ी डेली बनती थी, डेली। 3 प्लांट्स हैं उनके इंडिया में, 4-4.5 गाड़ी का प्रोडक्शन डेली है। आज मॉर्निंग में 8 बजे गाड़ी बननी स्टार्ट हुई, 40 से 45 मिनट के अंदर पूरी कार असेंबल हो जाती है। सर इतने कम टाइम पे? और ना तो सर्विसिंग नहीं हो पाती गाड़ी की। ये एवरेज टाइम है। एक पूरी असेंबली लाइन पे 100 गाड़ियां लगाई जाती हैं, जो 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गई बात? तो 5 घंटे में अगर 100 गाड़ियां बनी बच्चों, तो 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 300। और 100 गाड़ी अगर बन गई तो एक गाड़ी बनने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। सर 3 मिनट में तो हम गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं कर पाते, और आप कह रहे पूरी गाड़ी बन जाती है। सही बात है भाई, ढेर सारे लोग भी तो लगे हैं, और हर इंसान डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन कर रहा है। पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पीपल अंडरस्टैंडिंग? घर में मम्मी को खाना बनाने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है 4 लोग के लिए। रेस्टोरेंट में 2.5 घंटा लगता है? क्यों नहीं लगता? वो तो 15 मिनट में खाना ले आते हैं। मम्मी को पापा ने क्या बोला? सीखो। मम्मी पापा से क्या बोलेंगे? कल से आप खाना बनाओगे। अब समझ में आई बात? तो why it happens that in a restaurant food ordered is delivered in just 15 minutes on your table? घर में 2 से 2.5 घंटा लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने महीने की 1 तारीख को सारा मसाला बना के रख लिया डीप फ्रीजर में। वही सड़ा गंदा खाना डेली आपको खिलाते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आटा गुंदा हुआ पड़ा हुआ है, उसी की रोटी बनाते हैं। कितनी बार तो कल की रोटी तंदूर में फिर से गर्म करके आपको खिला दी। घर में ये सब हरकतें नहीं होती हैं। सब्जियां कटी हुई पड़ी हुई हैं, तो कितना काम प्री प्रिपेयर्ड होता है। तो कार की फैक्ट्री में भी वैसा ही चलता है, कितनी चीजें प्री प्रिपेयर्ड रहती हैं। अंडरस्टैंडिंग? 8 बजे आज सवेरे गाड़ी लगाई गई, शाम तक वो डिलीवरी डॉक पे आके खड़ी हो गई। शाम को वो ट्रक पे चढ़ा दी गई, गुड़गांव में मारुति के प्लांट पे। नॉर्थ इंडिया में उसकी सो कॉल्ड डिलीवरी लखनऊ में देनी है। आज है 27 सितंबर। शाम को गाड़ी ट्रक पे चढ़ गई, 2 दिन का टाइम लगेगा गुड़गांव से लखनऊ गाड़ी आने में। 29 को लखनऊ में गाड़ी आ जाएगी, 30 को आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कितना टाइम हुआ बनने से लेकर बिकने तक? 3 डेज। मारुति वालों ने शोरूम वालों को बोला पैसे। कंपनी कह रही पैसे तो गाड़ी बिकेगी तब देंगे। ऐसा होता नहीं है, एडवांस पैसा जाता है, बट मान लीजिए। तो चिल्ड्रन ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हुई? तो मारुति अपनी बैलेंस शीट में लखनऊ के केटीएल मोटर्स को 3 दिन के लिए एज अ डेटर दिखाएगा बस। आई रिपीट, सिर्फ, क्योंकि 3 दिन बाद तो पैसा आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल 3 डेज की हो गई। समझे बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए। सो चिल्ड्रन, अब अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं और बोलूं कि गाड़ी बनने में 14 महीने का टाइम लगेगा, तब भी 31 मार्च को मारुति सुजुकी केटीएल मोटर्स को डेटर ही दिखाएगा। क्यों? लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, इफ इट इज प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। कंपनी कार किस पर्पस के लिए बना रही है? बेचने के लिए। समझ में आया? बट बाय डिफॉल्ट पीरियड ही 14 महीने का है, तो ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की, तब भी वो एक बार करंट असेट होगा। चले आगे? चलिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चिल्ड्रन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। ये अगर 12 महीने के अंदर ही पे बैक हो जाने हैं, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, 11.5 महीने के बाद लोगों से बोला पैसा ले लो, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। जिसने पैसा लगाया उसके लिए करंट असेट, और जिसने पैसा बोरो किया वो। तो रिलायंस वालों ने टाटा मोटर्स के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो रिलायंस इसे करंट असेट बोलेगा और टाटा मोटर्स इसे करंट लायबिलिटी। बट अगर 15 साल बाद रिलायंस वालों को टाटा वाले पैसा वापस करेंगे, दोनों के लिए ये नॉन करंट। टाटा मोटर्स ने उधार लिया है तो लायबिलिटी, रिलायंस वालों ने इन्वेस्ट किया है तो इट्स एन एसेट फॉर देम। ओके। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चिल्ड्रन कोर्स के बाहर का ट्रीटमेंट है, बट बता देता हूं। मार्च के महीने में आपने गुड्स बेचे, कस्टमर से जीएसटी वसूला। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 31 मार्च को आप जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दें? नॉट एट ऑल, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
आप अगले साल अप्रैल में ही देंगे। समझ में आ गई बात? सर 15 दिन के अंदर तो हम दे ही देंगे पैसा, तो ये करंट हो गया। बट अगर आपका पिछले साल का भी जीएसटी पेंडिंग है जो आपने अभी तक नहीं दिया है, तो वो नॉन करंट की कैटेगरी में जाएगा। खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लोग मेरे से पूछ रहे थे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। यू आर वर्किंग विद टाटा मोटर्स एज एन एम्प्लॉय, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और मार्केटिंग। आपकी 1.5 लाख रुपए इन हैंड सैलरी है। 15,000 रुपए आपकी सैलरी से कटने के बाद आपको 1.5 लाख मिलता है। ये 15,000 रुपए आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब आप रिटायर करेंगे या जॉब छोड़ेंगे, अपना पैसा ले लीजिएगा। तो कंपनी के ऊपर ये बोझ है, पैसा कंपनी की पॉकेट में नहीं है, भारत सरकार के पास रहता है। मनी इज केप्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आपको पैसे मिलेंगे तभी जब टाटा मोटर्स क्लियरेंस लेटर देगा कि ये हमारी नौकरी छोड़ के अब जा रहे हैं, इनके फंड का पैसा चाहे तो इनको दे दीजिए अगर ये मांगे, या तो कहीं पे अगर नई जगह जॉब करेंगे तो वहां पे इस अकाउंट को कंटिन्यू कर दीजिए, अगला एम्प्लॉयर इसी फंड में फिर पैसे जमा करेगा। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ में आ गया? आपने अभी रिसेंटली एक 55 इंचेस का फुल एचडी एंड्रॉयड 10 टीवी खरीदा, एक्सटेंडेड वारंटी है 3 साल की। 5,000 रुपए आपने कंपनी को दिए हैं उसके लिए। बच्चों, क्या 5,000 रुपए कंपनी खा जाएगी आपके? 3 साल तक कंपनी वो पैसा अलग गुल्लक में रखेगी। 3 साल खत्म, आपके टीवी में कोई इशू रिपोर्ट नहीं हुआ, अब कंपनी उसको अपना प्रॉफिट मान लेगी, क्योंकि अब वो पैसा उनको देना नहीं है। 3 साल तक ये पैसा उनके ऊपर एक बोझ है। इट कुड बी स्पेंट ऑन योर टीवी इफ गेटिंग डैमेज्ड एंड नीड नेसेसरी रिपेयर वर्क। समझ में आया? दिस इज द प्रोविजन फॉर वारंटी। इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा बहुत होता है। हर साल मैं 15,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं, पिछले 5 साल से दे रहा हूं। 1 करोड़ का प्लान है मेरा, 62 ईयर्स तक का इंश्योरेंस है। 62 ईयर्स तक उसमें से वो 50% पैसा तो निकाल ही नहीं सकते। आईआरडीए ने बोला इस पैसे को आप अलग से रखिए, अगर इंश्योर्ड पार्टी निपट गई आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सर कैसे पे करेंगे? तो निपट गया। अरे मतलब उसके लीगल एयर्स को, ये थोड़ा कि अर्थी पे लेटा कुर्ते में पैसा डाल दिया उसके, या ऊपर एनईएफटी करा देंगे तुमको, जाओ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ऊपर एनईएफटी काम नहीं करता ना, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। टावर लग रहा है, हो जाएगा जब तक तो डायरेक्ट होगा। तो ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ 63rd बर्थडे, इंश्योरेंस कंपनी कह रही थैंक यू, हमको अब आपको पैसा वापस नहीं देना, क्योंकि आपने जितना इंश्योरेंस कराया था आप उससे ज्यादा जी गए हैं। टर्म प्लान में ऐसा ही होता है। तब इंश्योरेंस कंपनी इस पैसे को प्रॉफिट मानेगी। बट टिल द डेट कम्स, जब तक मैं इंश्योर्ड हूं, वो पैसा कंपनी इस्तेमाल पूरा नहीं कर सकती, थोड़ा कर सकती, खर्चे कहां चलाएगी अपने, तो ये पैसा उनको अलग से रखना पड़ता है। दैट इज प्रोविजन फॉर वारंटी। समझ में आया? करंट लायबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है। 17 महीने के बाद ही हम अपने क्रेडिटर को पैसा देते हैं, हमने ऐसा उससे अग्री किया है। रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, हम उसको अपनी प्रोडक्ट में यूज करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। प्रोडक्ट की 15 महीने की तो वारंटी हम कस्टमर को देते हैं। 2 महीने का ग्रेस पीरियड ले लिया, भाई खराब होगा तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे, नहीं खराब हुआ, कस्टमर ने वारंटी क्लेम नहीं की, हम तुमको पैसा दे देंगे। तो 17 महीने वाला क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी ही माना जाएगा। 12 महीने आपको कंसिडर नहीं करना होगा। समझ में आई बात? खैर चलिए, मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पे लिखा भी है, टाइम बिटवीन एक्विजिशन एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। मैंने बोला ना, मैंने अदिति जी से सेमीकंडक्टर चिप पे लगने वाला मेटल, सेमी गोल्ड 12 कैरेट वाला खरीदा, और अदिति जी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सेमीकंडक्टर बनने से लेकर बिकने तक, उसकी वारंटी कंप्लीट होने तक 19 मंथ्स का टाइम लगता है। और कस्टमर 18 ईएमआई में हमको पैसा देगा। कस्टमर हमारा पैसा रोक सकता है क्योंकि ईएमआई सिस्टम है। हम आपको पैसा 20th मंथ में देंगे जो सामान आज खरीदेंगे, और ये हमारा रेगुलर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ही भाई हमारा बिजनेस तो चलता है। तो बच्चों 20 महीना हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। कितनी? तो अदिति जी को हम 20 महीने तक क्रेडिटर दिखाएंगे। समझ में आ गया? चाहे वो 12 महीने से ज्यादा ही क्यों ना हो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? सेम है चिल्ड्रन, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग 12 महीने के अंदर ही सेटल हो गया। सेम चीज एकदम लिखी हुई, जो वहां लिखी थी वही यहाँ रिपीट लिख दिया गया है। वहां करंट और नॉन करंट वर्ड के लिए था, करंट लायबिलिटी के लिए भी सेम, नॉन करंट के लिए भी सेम।
तो अगर आपसे पूछे भाई जीन्स का कपड़ा किस फाइबर का होता है, आंसर इज कॉटन। ब्लू कलर की जीन्स देना, ब्लैक कलर की जीन्स देना, ऑरेंज कलर की जीन्स देना। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो क्या? समझ में आ गया? किस फैब्रिक का है भाई, पहले ही बता दिया गया, जीन्स का फैब्रिक कॉटन होता है, तो कलर कोई भी हो फाइबर विल रिमेन सेम। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, कोई भी ऐसा पैसा जो आपने बैंक से या मुथूट फाइनेंस जैसी किसी कंपनी से बोरो किया, आप विद इन 1 ईयर पे बैक कर देंगे, इट्स अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों को फेविक्विक के बगैर भी अगर चिपकाएंगे तो बनेगा ट्रेड पेबल। दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो बिना फेविकोल और फेविक्विक के चिपकती है। व्हाट्स दैट? समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी चिपकाए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को नहीं चिपका सकता, ये पहले ही चिपके हुए हैं। इनके अलावा आपका इंटरेस्ट कॉल्स पे, कोई आपने लोन लिया है उस पे, ये सब भी कहां आएगा? अदर करंट लायबिलिटी। मैं इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, लोग इस पे गौर नहीं करते हैं और एग्जाम में आता है। पहले बच्चे फंसते थे, अब नहीं फंसते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू। सर ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की दो डेफिनेशन हैं, एक इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है, एक इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है। 2013 के पहले चिल्ड्रन, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू was considered as a current liability. Interest accrued but not due was considered as a non-current liability. बच्चे फंस जाते थे और फंसने वाली बात ही थी। आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एज पर न्यू कंपनीज एक्ट दोनों को एक मान लिया गया है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लिख भी लीजिए इसको। 1 जुलाई 2022 को कंपनी ने 20 लाख रुपीस के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स इशू किए। सुनाई पड़ी बात? एंड कंपनी सेड कि हम इस पे इंटरेस्ट 2 बार देंगे लोगों को, एक बार सितंबर 30 और एक बार मार्च 31। बात समझ में आ रही चिल्ड्रन? लोगों ने 1 जुलाई को पैसा लगा दिया, आपने भी पैसा लगाया, मैंने भी पैसा लगाया। मेरा और आपका चिल्ड्रन 1 ईयर कब खत्म होगा? 1 ईयर कब खत्म होगा चिल्ड्रन? 1 ईयर मैं पूछ रहा हूं कब खत्म होगा? 30 जून। समझ में आ गया? जुलाई 1 को हमने डिबेंचर खरीदा, जुलाई अगस्त सितंबर पहली बार हमको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर सितंबर से मार्च हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हम अगले साल 1 अप्रैल से लेकर, लेट अस से 23 से लेकर टिल 31 मार्च 24 अकाउंटिंग करेंगे अपनी। चिल्ड्रन दिस इज द अकाउंटिंग ईयर, चिल्ड्रन दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। पक्का? कंफर्म? हम इंतजार करके बैठे कब सितंबर आए, कब मार्च आए तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल तो सबको समझ में आता है, बट एग्जाम्पल में स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। एंड ट्विस्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? ट्विस्ट ऐसा है, कंपनी कह रही है हम आपको इंटरेस्ट देंगे जून 30 को। कब देंगे? साल में एक बार। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अकाउंटिंग ईयर चिल्ड्रन अगले साल कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 रहेगा। Am I correct to this? Yes, sir. Correct to this? कंपनी क्या कह रही है, हम आपको पहली बार इंटरेस्ट कब देंगे? 30 जून 2023 को। सुनाई पड़ी बात? एवरी कंपनी इन इंडिया चिल्ड्रन फॉलोज अ सिमिलर अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर में कंपनी ने आपको डिबेंचर्स इशू किए हैं वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है चिल्ड्रन? स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 22 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 23।
सबको डेट समझ में आ रही है? कंपनी इंटरेस्ट आपको कब देगी? आज से 1 साल के बाद। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जुलाई 1 आज है 22, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। चिल्ड्रन, आफ्टर 9 months the accounting year ends. Yes or no? 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख for 12 months. 9 months के लिए वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड। कंपनी ने 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 23 तक डिबेंचर होल्डर्स के पैसे यूज किए। यस और नो? यस सर। यस सर। काफी लोग करने लगे। सी हाउ गुड डॉक्टर आई एम। 9 months अगर पैसा यूज किया तो भाई 9 month का ये एक्सपेंस है कि नहीं है? यस सर। अपना एंड लॉस का स्टेटमेंट या अकाउंट वगैरह वगैरह कुछ भी बनाएगी तो उसमें इस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शो किया जाएगा या नहीं? चिल्ड्रन, प्रॉमिस डेट कब थी? ये है इंटरेस्ट ड्यू या नॉट ड्यू? इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू है। अभी पे करने की दिन नहीं आई, पे करने के दिन नहीं आई, पे करने के दिन नहीं आई। समझ में आई बात? अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट देने को कब बोला है हमने लोगों को? देंगे, बुरा मत मानिएगा, 30 जून। तो आपका 31 मार्च एंड हो गया। अगले 3 महीने अप्रैल, मई एंड जून 50,000 यहां का इंटरेस्ट होगा बच्चों। साल का 2 लाख है, आधे साल का 1 लाख, 3 महीने 50,000। 30 जून को आपका इंटरेस्ट ड्यू भी है एंड आउटस्टैंडिंग भी है। तो 1,50,000 comes in the category of interest accrued but not due. शादी में मौसा जी आ गए, 11,000 का एनवलप भी लेके आए हैं। देंगे कब? जब जयमाल होगी। समझ में आ गया? कैश गिफ्ट आउटस्टैंडिंग बट नॉट ड्यू। जयमाल पड़ रही, सब लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब शगुन दे रहे हैं। अब मौसा जी तो पैसा लो, पैसा लो, तभी प्लेट उठाना। प्लेट में RFD लगाया हुआ है आपने, प्लेट उठी, मौसा जी ने गिफ्ट नहीं, टी प्लेट चालू बोलनी। इंटरेस्ट अक्रूड, गिफ्ट ड्यू एंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू मतलब, बात समझ आया? तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को, बट पहले ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो 1.5 लाख रुपए अक्रूड आउटस्टैंडिंग है बट ड्यू टू पे नहीं है, ड्यू टू पे नहीं है। स्कूल कह रहा है अप्रैल में जून की फीस को 20 अप्रैल तक पे कर देना, हम लेट फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो 20 तारीख तक वो आउटस्टैंडिंग बट नॉट ड्यू फॉर लेट फी है। 20 के बाद वो आउटस्टैंडिंग भी है एंड ड्यू फॉर लेट फी भी हो गई अब वो। तो 1 अप्रैल से आपने स्कूल अटेंड करना स्टार्ट किया, फी आउटस्टैंडिंग है, 20 तारीख तक ड्यू डेट है बिना लेट फीस के। समझ में आ गया? आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू, आउटस्टैंडिंग बट नॉट ड्यू। कंफर्म? यस सर। कंफर्म। खैर अब ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि नए कंपनीज एक्ट को लगा होगा, बच्चे गलती करते हैं, एक काम करो इसको एक साथ कर दो तो गलती होगी ही नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ऐसे और भी ढेर सारे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस वगैरह, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 11 में पढ़ा था, वो सब के सब कहां आते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बात करते हैं असेट की। ये तो आसान चीजें हैं क्योंकि जानी परखी हुई हैं। टैंजिबल असेट्स वो जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सर जैसे जूते, चप्पल, बेलन, कुर्सी, रॉड, डंडा। सर डरा कह रहे हैं सर, अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है। ओके चलिए, इनटैंजिबल असेट, मम्मी की आंख, समझ में आ गया? समझ में आ गया? डर। इनटैंजिबल, जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे 11th क्लास का डेटा है।
सर ये क्या है? रेसिपीज, फॉर्मूले, मॉडल, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप। मारुति वालों ने 5 गाड़ियां बनाई ग्रैंड विटारा लॉन्चिंग में, स्टेज में लाने के लिए। वो बिकने के लिए तैयार हो सकता है। एसी बस दिख रहा है, ब्लोअर काम नहीं करता। इट्स अ प्रोटोटाइप। इसका भी कॉपीराइट करा लिया ताकि दूसरी कंपनी हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले पता लगा प्रोड्यूस न कर दे कहीं। अंडरस्टैंडिंग? ये प्रोटोटाइप्स में भी आता है। रेसिपी तो पता ही है, आइंस्टीन ने फॉर्मूला बनाया, मैंने फॉर्मूला बनाया, आइंस्टीन ने अपने नाम पे इक्वेशन रजिस्टर करा दी। ये इक्वेशन आपने आइंस्टीन की पढ़ी होगी, समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये सो कॉल्ड अब उनका कॉपीराइट है। लाइसेंस, फ्रेंचाइज वी नो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बन रही है, बन के तैयार नहीं हुई। इनटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, हमने कॉपीराइट और पेटेंट के लिए एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्री एंड ट्रेडमार्क अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाइल किया है, बट वहां से अभी जवाब नहीं आया है। समझ गए बात को? यस सर। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक का फिक्स डिपॉजिट, आईपीओ में खरीदा गया शेयर जो आप लंबे समय तक रखने में इंटरेस्टेड हैं, बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, इट विल गो वेयर? इनपुट आईजीएसटी, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट है, अभी आपने सामान बेच के कस्टमर से टैक्स लिया ही नहीं, तो एडजस्ट करके देंगे कैसे? तो एक तरह का प्रीपेड टैक्स है। अगेन पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है 500 करोड़ का, बहुत बड़ा सा लैंड है, एक 5 स्टार आपको होटल या बैंक्वेट बनवाना है, 50 करोड़ एडवांस दे दिया है, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल का कागज बना है, अभी लैंड की रजिस्ट्री भी आपके फेवर में नहीं हुई है। इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पैसा पूरा दे दिया सर, पैसा पूरा दे दिया, ओनरशिप टाइटल डीड पे लिख भी गया, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टैंप ड्यूटी देके रजिस्ट्री करानी है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन लैंड। व्हाट? ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन लैंड। जिस दिन रजिस्ट्री अथॉरिटी ने स्टैंप फीस लेकर रजिस्टर कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट इन लैंड से हटके लैंड एंड बिल्डिंग बन जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एडवांस दिया है, जमीन आपकी नहीं है, अभी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इट इज लॉन्ग टर्म लोन। जब बिल्डर ने लैंड के पेपर्स आपको दे दिए, बोला 3 महीने लगेगा रजिस्ट्री होने में, लंबा प्रोसेस है थोड़ा, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा सकते हैं, मेरा राइट है, मेरी परमिशन है, इट इज इन्वेस्टमेंट इन लैंड। और जब रजिस्ट्री हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, देन इट बिकम्स लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग। जो भी इन सब में नहीं आता वो इसमें जाता है, खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने 1 साल के अंदर का कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में, या आपने सो कॉल्ड शेयर्स खरीदे विद द थॉट प्रोसेस कि आप 1 साल में से बेच देंगे, दिस ऑल चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट इन्वेस्टमेंट्स। बट स्टॉक मार्केट से खरीदा गया शेयर कभी भी बेच सकते हो, 10 बजे खरीदो, 10:15 बजे बेचो, ऐसा भी सिस्टम है कि पहले 10 बजे बेच लो फिर 10:15 पे खरीद लेना। तो अगर आपने 31 मार्च को ये शेयर खरीदा या 30 को, कभी भी बेच सकते हो, बैलेंस शीट में ये यहां पे नहीं आता। आई रिपीट, यहां पे ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जाता है, वो हेड अभी आगे आएगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स वगैरह। सर ये स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स क्या होता है? वर्कशॉप पे कभी आप गए हो व्हीकल सर्विसिंग कराने, तो आपको हैमर, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लास, ये सब नजर आता है ना, दीज आर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जो वहां पे लूज टूल्स रखे होते हैं, सर जैसे किसी बोलते हैं ना स्क्रू गिर गया दिमाग का, वो अलग है। ओके, तो ये सब चीजें भी इन्वेंट्री में ही आती हैं। डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ दिया तो ट्रेड रिसीवेबल। मम्मी एंड मौसी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक मार्केट से खरीदी गई सिक्योरिटीज कभी भी बेच सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एम्प्लॉय को, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को अगर आपने कोई एडवांस दिया 1 साल से कम का, तो इट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम यहां पे आएगा बच्चों। और उसके अलावा सर आपने वो बताया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस येट टू बी रिटन ऑफ, वो भी आएगा, बट सर यहाँ पे तो आपने कहा ओनली आपके सिलेबस में यही चीजें बस टेस्ट होंगी। क्या पढ़ाए थे सर प्रीपेड? अरे कौन में फीस मांग रहा हूं आपसे अलग से, MUX मोर देन PX ही तो हुआ है। ओके, कंटेंजेंट लाइबिलिटी का, परिवार बढ़ गया, शादी हो गई इनकी बच्चों, वाइफ का नाम है कैपिटल कमिटमेंट। समझ में आया? समझ में आया? इनके बच्चे भी बुरे बुरे एकदम। Got it clear? What is contingent liability? जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी। ओके, चलिए, तो so called children, now we'll be understanding
कि बैलेंस शीट नए फॉर्मेट के हिसाब से कैसे बनती है। सो चिल्ड्रन, दिस बी द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। नजर आया वर्टिकल? जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया था वैसे ये भी बनता है। अगेन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फॉलोड बाय शेयर होल्डर फंड्स, फॉलोड बाय शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो वहां पे भी आपने 2 लाख माइनस 2000 किया था, 198 यहां लिख तो दिया, आया कैसे, कहां से पता लगेगा? नोट्स टू अकाउंट से। ओके, बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, remaining we'll continue in the next class.